अगर हकीकत में किसी को किंग कहना चाहिए तो वो बाबर आजम नहीं है, वो विराट कोहली है। साल 2019 में कप्तान सरफराज अहमद को टीम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया गया बाबर आजम को। लेकिन इसी साल होने एशिया एशिया कप में बाबर आजम को ही ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन क्यों? 17 अगस्त 2025 को जब पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया जाता है तो इसमें दो बड़े नाम बाबर और रिजवान गायब थे। वही बाबर और रिजवान जिन्होंने इंडिया के खिलाफ होने वाले 2021 के वर्ल्ड कप के मैच में 150 से ज्यादा रन्स का टारगेट चेज किया था। They're a wonderful opening partnership. Take it in, Pakistan fans. You've waited a long, long time for this moment. Take it all in. जब ये खबर फैंस तक पहुंची तो फैंस हैरान हो गए कि आखिर ये क्या हुआ और आखिर क्यों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप किया गया। हेड कोच माइक हैसन ने साफ साफ कहा कि अगर बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम में खेलना है तो बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। स्ट्राइक रेट के बारे में शुएब अख्तर का भी कहना है कि मॉडर्न T20 क्रिकेट में 200 का स्ट्राइक रेट तो आम बात है। अब 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आज के क्रिकेट में 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आजकल कोई 120 से भी खेल रहा है तो वो कहते हैं यार नहीं, ये तुम्हारा स्ट्राइक रेट ठीक है नहीं है। ये बात सच है। अहमद शहजाद ने भी बाबर आजम के खिलाफ साफ साफ कहा है कि ऐसे किंग का क्या करना जो मैच ही जितवा कर नहीं दे सकता। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूंगा जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। ये फैसला सिर्फ प्लेयर्स के ड्रॉप होने का नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है कि पीसीबी अब शिफ्ट जनरेशन की तरफ बढ़ रहा है। हेड कोच माइक हैसन का ये भी कहना है कि अब हमें टीम में ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना सकें। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई परफॉर्मेंस की वजह से है या फिर हमेशा की तरह इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स छुपी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद का कहना है कि ये फैसला उसकी समझ से बाहर है। अब एक और सवाल ये भी है कि क्या बाबर और रिजवान ये दोनों पाकिस्तानी टीम में वापस आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी एशिया कप शुरू होने में टाइम है। और साथ ही हेड कोच का कहना है कि ये दोनों पाकिस्तानी टीम से मुकम्मल तौर पर ड्रॉप नहीं हुए हैं, बल्कि इन्हें रेस्ट और स्ट्राइक रेट बेहतर करने का टाइम दिया गया है। यानी साफ साफ अल्फाज में पीसीबी ने दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि इन्हें स्ट्राइक रेट बेहतर करने का टाइम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों खिलाड़ी ऑलरेडी नेट में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाबर फोकस कर रहे हैं कि मिडल्स ओवर में स्कोरिंग को बेहतर किया जाए, जबकि रिजवान पावर हिटिंग शॉट्स और इम्पैक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर और रिजवान को बाहर करने के बाद अब स्पॉटलाइट नए खिलाड़ियों पर है। साइम अयूब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एक ऐसा प्लेयर जो 140 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है और सबसे बड़ी बात ये स्टार्टिंग के ओवर्स में रिस्क लेता है, जो कि बाबर के स्टाइल से बिल्कुल ओपोजिट है। No way to treat bowlers. साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट में एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इसकी एंट्री पाकिस्तानी टीम में हो गई। Oh my goodness, that is Sahibzada Farhan. Oh, go fetch, go fetch. And then he bowls a good length and gets treated with disdain. जब बात सबसे अग्रेसिव प्लेयर्स की हो रही हो तो फखर जमान को तो छोड़ा नहीं जा सकता। फखर जमान साल 2017 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी फाइनल के हीरो हैं।
फखर जमान की न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वो 11 छक्कों वाली बारी तो सभी को याद ही होगी। इसी मैच में बाबर आजम ने भी फखर जमान का भरपूर साथ दिया था Coming straight at him. This is short. और अगर बारिश ना भी होती तो पॉसिबल था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ ये मैच जीत भी लेता। लेकिन अगर सभी प्लेयर्स अग्रेसिव बैटिंग करेंगे तो विकेट्स गिरने में टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने अभी फखर जमान की न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई बारी के बारे में बताया, लेकिन अगर बाबर आजम भी फखर जमान की तरह बैटिंग करता तो विकेट गिरने में टाइम नहीं लगता और शायद पाकिस्तान वो मैच कभी जीत ही ना पाता। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री एक्सपेरिमेंट से भरी हुई है। साल 2015 के वर्ल्ड कप में लास्ट मोमेंट पर टीम शफल की गई। साल 2019 में सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया और नए प्लेयर्स लाए गए, लेकिन रिजल्ट टीम नॉकआउट्स तक भी नहीं पहुंच सकी। तो अब सवाल ये है कि क्या पीसीबी का ये नया एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान को चैंपियन बना पाएगा या फिर शायद नहीं। अब फैंस के दिल में सबसे बड़ा सवाल, ये फैसला किसने लिया? क्या ये सिर्फ माइक हैसन का फैसला है या फिर इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड छुपा हुआ है? हेड कोच माइक हैसन ने साफ साफ कहा कि इनकी प्रायोरिटी अग्रेसिव बैटिंग स्ट्रेटेजी है। इन्होंने मीडिया को बताया कि बाबर को स्पिनर्स के अगेंस्ट इम्प्रूव करना होगा और रिजवान का स्ट्राइक रेट मॉडर्न T20 स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। मगर ये सिर्फ हैसन का डिसीजन नहीं था, बल्कि इसके पीछे का इम्पोर्टेंट फिगर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हफीज ने पहले भी रेकमेंड किया था कि टीम को अग्रेसिव यूथ की तरफ लेकर जाना होगा। इनकी फिलॉसफी सिंपल है कि मॉडर्न T20 क्रिकेट सिर्फ अटैक मांगता है। में किसी को किंग कहना चाहिए तो वो बाबर आजम नहीं है, वो विराट कोहली है। उसकी वजह पीसीबी के सिलेक्टर और चेयरमैन मोहसिन नकवी, इनका रोल भी क्रिटिकल था। ये कोई एक इंसान का फैसला नहीं था, ये कलेक्टिव स्ट्रेटेजी थी जहां पर सभी लोग राजी हुए। फैसला हुआ कि अब वक्त है एक नई जनरेशन शिफ्ट करने का। हमेशा से पीसीबी का सबसे बड़ा मसला कंसिस्टेंसी की कमी रहा है। एक चेयरमैन आता है, पॉलिसी सेट करता है, फिर पॉलिटिकल चेंजेस के साथ अगला चेयरमैन आता है। हर नए चेयरमैन के साथ पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है। साल 2018 में नजम सेठी गए, एहसन मानी आए, साल 2022 में रमीज राजा आए, फिर साल 2023 में जक्का अशरफ आए और अब मोहसिन नकवी। ये बार बार के चेंजेस प्लेयर्स के करियर पर डायरेक्ट असर डालते हैं। बाबर आजम की लीडरशिप के दौरान भी पीसीबी पॉलिटिक्स खुली आंखों से दिखाई दी। पहले तो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया, फिर वापस लाने की बात हुई, फिर ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सपोर्ट और अगले दिन क्रिटिसिज्म। एक तरफ वो फैंस हैं जो कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान ने हमें वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया है, इनको इस तरीके से ड्रॉप करना नाइंसाफी है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे फैंस हैं जिनका मानना है कि स्लो क्रिकेट को अब खत्म होना ही चाहिए। अभी सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर रिजवान और #ब्रिंग बैक बाबर ट्रेंडिंग में है। बाबर और रिजवान की करियर का ये पहला वक्त नहीं है जब इनको क्रिटिसाइज किया गया हो, लेकिन इस दफा इनको ऑफिशियली स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। बाबर ने कोई लंबी स्पीच नहीं दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इसका फोकस गेम को बेहतर बनाना है। जबकि मोहम्मद रिजवान, जो हमेशा पेशेंस के लिए जाने जाते हैं, इनका कहना है जो अल्लाह की मर्जी वही बेहतरीन है, अगर हम मेहनत करें तो मौका मिल सकता है। ये अल्फाज इनके बिलीवर और फाइटर होने का सबूत हैं। लेकिन सच ये भी है कि इन दोनों पर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर था। एक तरफ अवाम की डिवाइडेड ओपिनियंस, तो दूसरी तरफ मीडिया की कंसिस्टेंट क्रिटिसिज्म, तो तीसरी तरफ इनकी अपनी पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट। मॉडर्न T20 क्रिकेट अब सिर्फ रन्स पर डिपेंड नहीं करती, अब स्ट्राइक रेट, इंटेंट और बाउंड्री हिटिंग सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक मैच खेलता है जिसमें सभी प्लेयर्स 120 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। तो चलिए मान लेते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान इंडिया को 130 रन्स का टारगेट देता है। तो दोस्तों, इंडिया के लिए ये मैच जीतना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा।
लेकिन अगर वहीं पर पाकिस्तानी प्लेयर्स 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलकर 200 का टारगेट भी देते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना आसान हो जाएगा। अब नया पीसीबी स्टार्टअप यही चाहता है कि सभी प्लेयर्स एटलीस्ट 140 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। यही वो चैलेंज है जो बाबर और रिजवान के सामने है। हेड कोच माइक हैसन ने खुद कहा है, डोर्स आर नेवर क्लोज्ड फॉर एनीवन। साफ साफ मतलब ये है कि अगर बाबर और रिजवान अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो इनका कमबैक जरूर होगा। दोस्तों, अभी एशिया कप शुरू होने में टाइम है। अब क्या बाबर और रिजवान ये दोनों पाकिस्तानी टीम में एंट्री कर पाएंगे? और एक और सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तानी टीम बिना बाबर और रिजवान के आगे का सफर तय कर पाएगी? और क्या पाकिस्तानी टीम सलमान अली आगा की कैप्टनसी में चैंपियन बन पाएगी या फिर शायद नहीं? दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना